किशोर, महज 1 मिनट पहले, आपसे थोड़ी देर पहले मेतुला, जो कि सबसे उत्तरी बॉर्डर पे स्थित गांव है इजराइल का, कल हम वहां थे, उस पर एक मिसाइल से हमला किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से दागा जाता है। इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिलेगी कि क्या हुआ उस मिसाइल का, क्या इंटरसेप्ट किया गया, क्योंकि ये गांव सीधे बॉर्डर से लगता है। किरियात समोना है, वहां उस शहर को खाली करा लिया गया, लेकिन पूरे हमले के बाद, हिजबुल्लाह के हमले के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती जा रही है। चीन और रूस का रुख जो है वो हमास की तरफ दिखता है, इजराइल पे वो लोग सवाल उठाते हैं, और अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ या हुती विद्रोही भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हमले किया जा रहा है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। तो दुनिया जो है इस पूरे हमले के बाद, यहाँ भी दो फ्रंट है और दुनिया भी दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। किशोर जी नीरज, तो लेबनान के ये हमले उस वक्त तेज हुए जब हिजबुल्लाह ने इजराइल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। वो भी तब जब इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, जिसके बाद चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया और ईरान ने इजराइल को अमेरिका की धमकी दे डाली। यानी दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इजराइल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इजराइल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बंट सकती है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इजराइल और हमास की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इजराइल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी, और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, बाइडेन की फिलिस्तीन और जॉर्डन की मनाने की कोशिशों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडेन से मिलने से ही इनकार कर दिया। यानी तीसरे विश्व युद्ध का माहौल तक बन सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ वो देश खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जबकि फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चिम एशिया खड़ा है, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। और मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इजराइल से आई एक और खबर से लगाया जा सकता है। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि 2 दिन पहले बाइडेन की यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया था। बाइडेन 2 दिन पहले इजराइल के दौरे पर गए थे, जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे, और वहां उनकी मुलाकात महमूद अब्बास से होनी थी, लेकिन बाद में यह पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो गया था। जिसके बाद दावा है कि बाइडेन ने महमूद अब्बास से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद और गर्मा गया। ये यूं कहें कि अमेरिका और रूस ने तय कर लिया कि वो खुलकर किस देश का साथ देंगे। मतलब विश्व युद्ध की बिसात बिछती हुई दिखने लगी, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को गाजा में घुसने की हरी झंडी दे दी, जबकि वो ये जानता है कि इजराइल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी ये है कि वो इजराइल जैसा पक्का दोस्त गवा नहीं सकता, और इसीलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इजराइल के साथ खड़ा है, और हमास के खात्मे में इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तैयार हो गया, जो सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है, जबकि नेटो में तुर्की अमेरिका के साथ है। लेकिन इजराइल और हमास की जंग में वो अमेरिका के दोस्त इजराइल के खिलाफ खड़ा है। हालत यह हो गई कि इजराइल ने तुर्की से अपने लोगों को निकालना तक शुरू कर दिया, क्योंकि हमास के खिलाफ उसकी जंग यहूदियों और मुस्लिम देशों की जंग में बदलती दिख रही है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े ईरान और सऊदी अरब के बीच सारा झगड़ा ही शिया और सुन्नी मुसलमानों का था, लेकिन जैसे ही बात इजराइल से लड़ने की आई, बाजी पलट गई और ईरान और सऊदी अरब एक हो गए, और अमेरिका की पश्चिम एशिया में पकड़ ढीली पड़ती दिखी, क्योंकि आज की तारीख में पश्चिम एशिया में उसका केवल एक ही दोस्त है, और वो दोस्त इजराइल है, जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, क्योंकि इजराइल की सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी हैं, और ये सभी देश मुस्लिम हैं, जहां अमेरिका का किसी न किसी तरह से दखल है, और यहां से वो पश्चिम एशिया में ईरान को पैर फैलाने से रोक रहा है। लेकिन हमास और इजराइल की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया
कि अमेरिका की पश्चिम एशिया में सालों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ गई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का सऊदी अरब और इजराइल को साथ लाने का प्लान फेल कर दिया और हमास से जंग के कुछ ही दिन बाद सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। मतलब ईरान का प्लान काम कर गया और अमेरिका का प्लान फेल हो गया। वैसे ईरान ने यह माहौल यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश है। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधारा। और जैसे ही हमास से इजराइल की जंग शुरू हुई, ईरान खुलकर मैदान में आ गया और दुनिया 2 टुकड़ों में बंटने लगी, क्योंकि ईरान ने इजराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दी और उसे धमकी दी कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो फिर हर मोर्चे पर जंग शुरू हो सकती है। और इजराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं, क्योंकि ईरान जानता है कि उसने जिस हिजबुल्लाह को बनाया है वो इजराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन में सक्रिय है। यानी इजराइल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के दम पर ही ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी दी और 2 टूक बोल दिया कि मुस्लिम देश गाजा में हो रहे वॉर क्राइम का बदला लेंगे। और ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका पर भी भड़के और साफ साफ बोल दिया कि इजराइल ने गाजा में जो किया उसमें अमेरिका भी भागीदार है। वैसे तो ईरान जंग के पहले ही दिन से इजराइल पर भड़क रहा है, लेकिन गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद तो ईरान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अल अहली अस्पताल में रॉकेट गिरने के बाद 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया था, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया पर संकट बढ़ गया, क्योंकि इस घटना ने 2 गुटों में बटी दुनिया का झगड़ा और बढ़ा दिया। अल अहली अस्पताल में हजारों शरणार्थी थे जो रॉकेट गिरने के बाद लगी आग का शिकार हो गए, जिसके बाद फिलिस्तीन ही नहीं, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब जैसे देश इजराइल पर भड़क गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अल अहली अस्पताल पर इजराइल का ही रॉकेट गिरा था, जबकि इजराइल ने एक वीडियो जारी करके 2 टूक बोल दिया कि अस्पताल पर फिलिस्तीन की मिसाइल गिरी थी, जिसका टारगेट इजराइल था, लेकिन मिसाइल मिसफायर होकर गाजा के ही अस्पताल पर गिर गई। ईरान को अमेरिका पर निशाना साधने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि अस्पताल पर रॉकेट बाइडेन के इजराइल दौरे से कुछ घंटे पहले ही गिरा और बाइडेन ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया। और इसी बात से पश्चिम एशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल इतना बिगड़ गया कि जॉर्डन और फिलिस्तीन ने बाइडेन से मुलाकात ही कैंसिल कर दी। यानी ईरान की पश्चिम एशिया में अमेरिका को कमजोर करने की मुहिम रंग लाती दिखी, जिसने रूस और चीन की पश्चिम एशिया में एंट्री को आसान कर दिया और उनकी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को घेरने की रणनीति कामयाब होती दिखी। हमास और इजराइल की जंग के बीच पश्चिम एशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया और गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि पश्चिम एशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने बयान दिया कि मौजूदा हालात इसलिए हुए क्योंकि किसी ने फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। यानी जैसे ही चीन ने देखा कि लोहा गर्म है, उसने हथौड़ा मार दिया और पश्चिम एशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका गाजा में हमास के अंत के लिए जमीन और आसमान से हमले के पक्ष में है। We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. जबकि अमेरिका और इजराइल दोनों जानते हैं कि गाजा में केवल हमास के लड़ाकों की ही नहीं, आम लोगों की भी मौत हो रही है, क्योंकि हमास के ठिकाने रिहायशी इलाकों में हैं, जिन पर इजराइल की मिसाइलें गिरते ही आसपास जबरदस्त बर्बादी होती है और आम लोगों की भी जान चली गई, जिसके बाद पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका दोनों पर बरस पड़े। यानी चीन पश्चिम एशिया में जो करना चाहता था वो उसमें कामयाब होता नजर आया, क्योंकि चीन अमेरिका को कमजोर करने के लिए पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को इजराइल के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, जिसके लिए उसने ईरान को हथियार बनाया और सऊदी अरब और यूएई से उसकी दोस्ती करवाई। यानी चीन ने पश्चिम एशिया में घुसने के लिए ईरान को रास्ता बनाया और ईरान ने इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया। यानी पश्चिम एशिया के ये देश चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन गए, जिसमें यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने भी उसका साथ दिया। लेकिन हमास और इजराइल की जंग छिड़ते ही पिक्चर बिल्कुल साफ होती नजर आई, क्योंकि यह साफ होने लगा कि दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक धड़ा है जो अमेरिका और इजराइल के साथ है, दूसरा धड़ा रूस और चीन के साथ। क्योंकि हमास और इजराइल की जंग पर अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का भी बयान आया और उसने दावा किया कि हमास के लड़ाकों को हथियार देने में उत्तर कोरिया का हाथ है
उत्तर कोरिया पर पहले भी रूस से हथियारों के लेन देन का आरोप लग चुका है। यही नहीं, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तो यूक्रेन से जंग के बीच रूस का दौरा भी कर डाला था, जिस पर अमेरिका भड़क गया था। क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का दुश्मन है और जापान के आसपास भी मिसाइलें दागता रहता है। यानी रूस के दोस्त ने अमेरिका के दोस्तों की नाक में दम कर रखा है। और अब तो उत्तर कोरिया का नाम हमास और इजराइल की जंग में भी घसीटा जा रहा है। यानी खेमेबंदी हो चुकी है और जंग का मैदान सज चुका है, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसीलिए अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह अपने दोस्तों को साधे रखने की है। इसीलिए बाइडेन के दौरे के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांट से फोन पर बात की और उन्हें सैन्य मदद देते रहने का भरोसा दिया। अमेरिका लगातार इजराइल को अपने घातक हथियार देने में जुटा है और इसके अलावा उसके 3 जंगी जहाज भी भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं। खबर है कि इस बातचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने योआव गलांट को यह भरोसा दिया कि जल्द ही इजराइल के लिए खतरनाक हथियारों की बड़ी खेप भेजी जाएगी। और विश्व युद्ध का डर अमेरिका के सहयोगियों को भी सताने लगा। इसीलिए सऊदी अरब पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल और हमास से जंग रोकने की अपील की। सऊदी अरब में ऋषि सुनक ने वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान ब्रिटेन और सऊदी अरब ने इस जंग पर चर्चा करते हुए गाजा से आम नागरिकों को जल्द निकालने की मांग की। इससे पहले इजराइल के दौरे पर गए ऋषि सुनक ने हमास को दुनिया के लिए खतरा बताया था। और कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मिस्र में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। वो पश्चिम एशिया में शांति के मुद्दे पर कई दूसरे देशों के नेताओं से भी मिल सकते हैं। और इस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से भी ऋषि सुनक चर्चा कर सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच इस जंग को खत्म कराने के लिए रास्ता तलाशने पर मंथन हो सकता है। लेकिन विश्व युद्ध की आहट को देखते हुए इजराइल ने उन सभी देशों से अपने नागरिकों को बुला लिया जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं हालात बिगड़ते देखकर चीन ने भी ऐसा ही किया और हमास की मिसाइलों की मार झेल रहे इजराइल से चीन के नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। खबर है कि जंग शुरू होने के बाद से चीन के 1000 नागरिक इजराइल छोड़ चुके हैं। तो वहीं इजराइल विरोधी देशों से भी उसके नागरिकों की वापसी जारी है। यानी हमास और इजराइल की जंग भयंकर होने का चांस है। इजराइल की सेना ने खुद बोल दिया कि वो किसी भी वक्त गाजा में घुस जाएगी, यानी गाजा में कभी भी हाहाकार मच जाएगा। और 2 गुटों में बंट चुके दुनिया के अलग अलग देश इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ईरान ने मुस्लिम देशों से तैयार रहने को कह दिया है। तो वहीं अमेरिका से गाजा में जमीनी हमले को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक माना जा रहा है, क्योंकि खेमे बंट चुके हैं, जिसमें कुछ देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और कुछ इजराइल के साथ। और हमास के साथ जारी जंग के बड़े युद्ध में बदलने की आशंका के कारण इजराइल ने कई देशों में अपने दूतावास को खाली कर दिया। इजराइल ने जिन देशों में अपने दूतावास खाली किए उनमें बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को शामिल हैं। और इन देशों से इजराइल ने अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया। हालांकि दूतावासों को खाली कराने पर इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन माना यह जा रहा है कि गाजा पर हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से इजराइल ने यह फैसला लिया। इस बीच तुर्की में फिलिस्तीन के समर्थन में जारी प्रदर्शनों के बीच वहां तैनात इजराइल के राजदूत अपने देश लौट गए। उनके साथ इजराइल के दूतावास के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी तुर्की छोड़ दिया, क्योंकि तुर्की में इजराइल के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अपने राजनयिकों और नागरिकों को चेतावनी जारी की थी। इजराइल ने उन्हें तुरंत तुर्की छोड़ने की सलाह दी थी। और इसी वजह से हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच दुनिया 2 टुकड़ों में बंटती दिख रही है और लगने लगा कि तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद पुतिन को जंग में घसीट लिया, क्योंकि इजराइल से लौटते ही उन्होंने पुतिन और हमास की तुलना कर दी। हमास से जंग के बीच दुनिया के वैसे ही 2 हिस्से होते दिख रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश एक तरफ और रूस, चीन और खाड़ी देश दूसरी तरफ खड़े दिख रहे हैं। बाइडेन ने पश्चिम एशिया के देशों को मनाने की कोशिश की, जो फेल हो गई, क्योंकि जंग के बीच इजराइल दौरे पर गए बाइडेन से जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देशों ने मुलाकात करने से ही मना कर दिया। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने बाइडेन का फोन तक नहीं उठाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाइडेन को इजराइल से ही लौटना पड़ा। लेकिन इजराइल से लौटते ही बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल और हमास की जंग में पुतिन को भी घसीट लिया और पुतिन की तुलना हमास से कर दी। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy. कुछ दिन पहले ही इजराइल के गाजा पर किए जा रहे विनाशकारी हमलों पर पुतिन का बयान आया था और उन्होंने जंग रोकने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया था।
लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन का इजरायल को समझाने की कोशिश करना अमेरिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि पुतिन ने बयान दिया था कि रूस के रिश्ते फिलिस्तीन और इजरायल दोनों से अच्छे हैं, इसलिए वो जंग रोकने में मदद कर सकते हैं, जबकि अमेरिका हमास के अंत से पहले जंग रोकने के पक्ष में नहीं है। और इसीलिए उसके तीन खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर पहुंच गए। यही नहीं, अमेरिका ने गाजा पर जमीनी हमले के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद हवाई हमलों से बर्बाद गाजा पर जमीन से हमले का महासंकट मंडराने लगा। जबकि पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध में रूस को हुए नुकसान की मिसाल देकर मध्यस्थता की पेशकश की थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में तब के सोवियत संघ के लेनिनग्राद को जर्मनी की सेना ने करीब 800 दिन तक घेर लिया था। लेनिनग्राद को अब सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, जो रूस का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां जर्मनी की घेरेबंदी के बाद करीब 15 लाख लोग मारे गए थे। इन लोगों में पुतिन के भाई भी शामिल थे, और पुतिन ने इसी बात की दलील देकर इजरायल को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि गाजा में इजरायल की मिसाइलों से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। माना जा रहा है कि पुतिन की इसी बात से बाइडेन का पारा चढ़ गया, क्योंकि इजरायल उनका दोस्त है और वो किसी कीमत पर उसे गंवा नहीं सकते। तो अमेरिका और रूस के टकराव का असर भी दिखने लगा। बड़ी जंग की आशंका के कारण रूस ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि वो इजरायल, फिलिस्तीन, लेबनान और जॉर्डन की यात्रा टाल दें। इसके साथ ही उसने उन देशों में मौजूद अपने लोगों को तुरंत रूस लौटने की भी सलाह दी। और रूस के मुताबिक वो इस मुद्दे पर मिस्र और इजरायल के अधिकारियों के साथ भी संपर्क में है, ताकि गाजा में मौजूद उसके नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। और इसी तरह हॉलैंड के विदेश मंत्रालय ने भी लेबनान की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी। इसके साथ ही हॉलैंड ने अपने लोगों को तुरंत लेबनान छोड़ने और देश लौटने की भी अपील की। और ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले तेज हो गए। इससे पहले सऊदी अरब समेत कई दूसरे देश भी अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दे चुके हैं। इस बीच बाइडेन ने न केवल पुतिन और हमास की तुलना की, बल्कि यूक्रेन और इजरायल को एक चश्मे से दिखाने की भी कोशिश की, और बयान दिया कि वो यूक्रेन और इजरायल दोनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके लिए बाइडेन अमेरिका की संसद में प्रस्ताव भी लाने वाले हैं। जबकि यूक्रेन को आर्थिक मदद के मुद्दे पर अमेरिका में शटडाउन तक की नौबत आ गई थी, लेकिन हमास और इजरायल की जंग छिड़ते ही बाइडेन ने यह मुद्दा फिर उठा दिया, और ऐसा माहौल बना जैसे अमेरिका यूक्रेन और इजरायल को एक चश्मे से दिखाने की कोशिश में है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका एक तीर से दो निशाने साध लेगा, जिसमें पहला ये कि यूक्रेन और इजरायल को आर्थिक मदद मिल सकती है, और दूसरा ये कि पुतिन की पश्चिम एशिया में अमेरिका को अलग थलग करने की कोशिश कामयाब हो सकती है, क्योंकि सहानुभूति यूक्रेन और इजरायल के साथ हो सकती है, जिससे चीन और रूस का खेल खराब हो सकता है। उधर इजरायल और हमास की जंग से पूरी दुनिया को जिस बात का डर खाया जा रहा है वो होती नजर आ रही है। इजरायल और हमास की लड़ाई गाजा पट्टी से निकलकर पूरे पश्चिम एशिया में फैलती दिख रही है, और इजरायल का दोस्त अमेरिका जंग का निशाना बना है। 2 दिन पहले इजरायल पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हर कीमत पर उसका साथ देने का ऐलान किया था, इसलिए 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका को इजरायल का साथ देने की सजा मिल गई, और पश्चिम एशिया के देशों सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना के अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हो गए, जिसके बाद इराक के उस एयरबेस के अंदर एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। इराक में अमेरिका के जिस ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन चलाए गए वो इराक की राजधानी बगदाद से 233 किलोमीटर दूर है। ये एयरबेस इतना अहम है कि ईरान भी उस पर हमले कर चुका है, और वो आतंकी संगठन ISIS के भी निशाने पर रहा है। लेकिन अकेला ऐन अल असद एयरबेस ही टारगेट नहीं बना, बल्कि उस पर हमले से कुछ घंटे पहले बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फौज के एक मिलिट्री बेस पर रॉकेट फटे थे, और 2 दिन पहले भी इराक में अमेरिकी सेना पर ड्रोन अटैक हुए थे, जिनकी बाकायदा धमकी तक दी गई थी। गाजा पर हमलों की वजह से इराक के सबसे बड़े धर्मगुरु ने पूरी दुनिया से इजरायल के खिलाफ लामबंद होने की अपील की थी। और पिछले हफ्ते इराक में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुटों ने अमेरिका को सीधी सीधी धमकी तक दी थी कि अगर अमेरिका ने इजरायल की जंग में उसकी मदद की तो अमेरिका पर ड्रोन और मिसाइलें बरसेंगी, मगर अमेरिका ने उनकी धमकी को तवज्जो तक नहीं दी थी। उल्टा 2 दिन पहले इजरायल की हिम्मत बढ़ाने के लिए बाइडेन खुद वहां पहुंच गए और पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर कह दिया कि इजरायल अपनी हिफाजत के लिए हमास पर हमले करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक हमास मिट्टी में न मिल जाए। इसके लिए बाइडेन ने हर कदम पर इजरायल का साथ देने की कसम तक खाई, और नतीजा ये हुआ कि इराक में उसकी सेना पर हमले हो गए, जिसके बाद अमेरिका तो क्या पूरा यूरोप कांप उठा, क्योंकि इराक के जिस ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलें फटी उसमें अमेरिका के साथ यूरोप के कुछ देशों की सेनाएं भी तैनात हैं। यानी एक हमले से अमेरिका के साथ यूरोप तक को धमकी दे दी गई कि वो इजरायल का साथ छोड़ दे। इसलिए यूरोपियन कमीशन ने भी अमेरिका को चेताया कि इजरायल और हमास की जंग की आंच
दूर तक जाने का खतरा वाकई असली है। इसलिए इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। मतलब यूरोप को भी डर लग रहा है कि कहीं इजराइल का युद्ध उसके आसपास मौजूद मुस्लिम देशों तक न फैल जाए, क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से पहले ही यूरोप अपने हाथ जलाए बैठा है और उसके कंधों में एक और जंग का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। मगर अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। हालांकि वो हाई अलर्ट पर जरूर है और उसने दुनिया के हर कोने में मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर दी, क्योंकि उसकी सेना पर सिर्फ इराक में ही धावा नहीं बोला गया, बल्कि इजराइल और पड़ोसी सीरिया में भी अमेरिकी फौज पर हवाई हमला किया गया, जो कि दक्षिण पूर्वी सीरिया में अल तन्फ मिलिट्री बेस पर तैनात थी। अल तन्फ बेस पर 2 ड्रोन गिराए गए। ये वो अड्डा है जहां अमेरिका की सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके ऑपरेट करते हैं। इसलिए इन हमलों के पीछे भी ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि ईरान सीरिया की सरकार के साथ खड़ा है और उसके साथ मिलकर वहां के विद्रोहियों से लड़ रहा है। मगर अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ है, बल्कि अमेरिका तो सीरिया की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करता है। जिस वजह से सीरिया में अमेरिका और ईरान आमने सामने है और सीरिया ईरान का जिगरी दोस्त है। सीरिया की सीमा ईरान से लगती तक नहीं, मगर ईरान ने वहां बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। 12 साल से जारी गृह युद्ध के बावजूद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार अगर टिकी हुई है तो वो सिर्फ ईरान की वजह से है, क्योंकि ईरान के लड़ाके वहां सीरिया की सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं। मगर अमेरिका सीरिया में इसलिए कूद पड़ा है ताकि वहां से आतंकी संगठन ISIS का सफाया कर सके। इस काम के लिए अमेरिका के 900 सैनिक सीरिया में तैनात हैं। ईरान के पड़ोसी इराक में भी अमेरिका के 2500 सैनिक ISIS से ही लड़ने के लिए जमे हुए हैं और इराक में भी ईरान का अच्छा खासा दखल है। उसके समर्थन वाले लड़ाकों के कई गुट इराक में एक्टिव हैं, जो अमेरिका की सेना पर धावा बोलते रहते हैं। तो हमास और इजराइल की जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही इस जंग में इजराइल के एक और बड़े दुश्मन की एंट्री हो गई। ऐसे दुश्मन की एंट्री हुई जिसने छोटे रॉकेट नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ दी। हूथी भी एक चरमपंथी संगठन है जो इजराइल को घेरने के लिए बस मौके की ताक में था और इसीलिए पिछले 2 हफ्तों से हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रहे इजराइल की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि जंग के मैदान में इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच ने मोर्चा संभाल लिया। इसमें पहले एच का मतलब हमास, दूसरे का हिजबुल्ला और तीसरे एच का मतलब हूथी है। और ये तीनों चरमपंथी संगठन फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के सामने न सिर्फ मजबूती से खड़े हैं, बल्कि इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। मतलब इजराइल के सामने ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इजराइल पर हमास के लड़ाके पहले से ही कैर बनकर टूट रहे हैं और ऊपर से लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी जंग में कूद चुका है और वो लगातार हमास के साथ मिलकर इजराइल के शहरों और सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इजराइल की मुसीबत तब और बढ़ गई जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने उस पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए और माना जा रहा है कि इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को यह डर सताने लगा कि अगर ये ट्रिपल एच एक साथ आ गए तो फिर इजराइल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और ऐसा हुआ तो फिर इजराइल के वजूद पर ही खतरा मंडरा सकता है, जिससे निपटने में इजराइल को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। लेकिन इजराइल के लिए यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच में शामिल चरमपंथी संगठन हमास, हिजबुल्ला और हूथी के पीछे ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है, जो इजराइल का जानी दुश्मन है। हालांकि ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में नहीं उतरा है, लेकिन वो ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी के दम पर इजराइल को चुनौती देने में जुटा है। दावा किया जाता है कि इन 3 चरमपंथी संगठनों को पालने पोसने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है। और आरोप है कि ईरान न सिर्फ इन्हें फंड देता है बल्कि अपने घातक हथियारों से इन्हें बेहद ताकतवर बना चुका है, जो किसी भी देश की सेना को चुनौती दे सकते हैं। मतलब ईरान के इशारे पर ट्रिपल एच किसी भी देश पर हमला कर वहां जलजला ला सकते हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच को लामबंद करने के पीछे ईरान का ही दिमाग है, क्योंकि ईरान का मकसद इजराइल के वजूद को मिटा देना है और ये तीनों चरमपंथी संगठन इजराइल को अपना दुश्मन मानने के साथ उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और इसीलिए हमास और हिजबुल्ला के बाद यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। यमन से हूथी विद्रोहियों ने लंबी दूरी की 3 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में ही ढेर कर दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए थे जो यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे यह आशंका जताई गई कि ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोही इजराइल पर हमला करने की फिराक में थे।
लेकिन उनका हमले का प्लान तब फेल हो गया जब लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने उनकी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई वो मिसाइलें इजराइल तक पहुंच जाती तो वहां भयानक तबाही मच सकती थी। हालांकि इजराइल के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर ईरान को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन इससे यह बात साफ हो गई कि हूथी विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मतलब हमास और हिजबुल्लाह के बाद इस जंग में यमन के हूथी विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई, जिससे इजराइल की परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि यमन का यह चरमपंथी संगठन बेहद ताकतवर माना जाता है, जिसने ईरान के बलबूते यमन की सरकार तक को उखाड़ फेंका है। आरोप है कि ईरान के उकसावे पर उसके लड़ाके लगातार सऊदी अरब को भी निशाना बनाते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के इशारे पर इस शिया चरमपंथी संगठन ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि इजराइल की सीमा से दूर किसी देश से उस पर किया गया ये पहला हमला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों का न सिर्फ यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है, बल्कि इसके लड़ाके इराक में भी एक्टिव हैं। कुछ रोज पहले ही हूथी विद्रोहियों ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में कूदा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि अमेरिका खुलकर जंग में नहीं उतरा है, लेकिन वो लगातार हथियारों से इजराइल की मदद कर रहा है। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। लेकिन इजराइल के लिए सिर्फ हूथी विद्रोही बड़ा सिरदर्द नहीं है, बल्कि उसके लिए हूथी से भी बड़ी चुनौती ट्रिपल एच में शामिल लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह है, जो लेबनान से इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान में बैठकर इजराइल की सीमा को पिछले कई दिनों से दहला रहा है। वो वहां इजराइल की सीमा वाले इलाकों पर रॉकेट और बमों की बारिश कर रहा है। लेबनान की सीमा से किए गए हमले के कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सैन्य चौकियों पर रॉकेट से हमले करते दिखे। वहां से आए एक वीडियो में एक रॉकेट तेजी से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर फटता नजर आया। इसी तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में इजराइल की सेना ने भी लेबनान की सीमा में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आसमान से ताबड़तोड़ बम गिराए, जिसमें उसके कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। यही नहीं, इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को भी ढेर करने का दावा किया और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह इजराइल पर पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल ने वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए, ताकि किसी भी सूरत में ट्रिपल एच में शामिल हिजबुल्लाह को रोका जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह को रोकना इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस चरमपंथी संगठन के पास लाखों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं। उनमें कई मिसाइलें लंबी दूरी की भी हैं, जो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, जो किसी भी देश पर कहर ढा सकते हैं। असल में हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथी संगठन है, जो इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में एक्टिव है और 1982 में ईरान की मदद से ही लेबनान में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मकसद ईरान की इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों में फैलाने के साथ साथ इजराइल को दुनिया से मिटाना था। आरोप है कि इसीलिए ईरान से हिजबुल्लाह को मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड मिलता रहा, जिससे हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर चरमपंथी संगठन बन गया। और माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत की वजह से ही इजराइल उससे डरा हुआ है, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो उसे काबू करने में उसके पसीने छूट जाएंगे। हालांकि 2006 में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल एक जंग लड़ चुका है। उस दौरान करीब 1 महीने तक दोनों के बीच भीषण जंग हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि दावा यह भी है कि उस जंग में हिजबुल्लाह को हराने के लिए इजराइल की सेना को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2006 के बाद से हिजबुल्लाह की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। मतलब 17 साल में लेबनान का ये चरमपंथी संगठन ईरान की मदद से इतना शक्तिशाली बन चुका है कि वो इजराइल को मिटा देने की धमकी दे रहा है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल हिजबुल्लाह से भिड़ने में हिचक रहा है। हालांकि वो ये भी दोहरा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो हमास की तरह उसे भी अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल एच में शामिल हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जमीनी हमले के लिए इजराइल के करीब 3 लाख सैनिक गाजा पट्टी को घेर कर खड़े हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू का इशारा मिलते ही गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में घुसने के बाद इजराइल की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रखी है। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास ने पूरे गाजा में लंबी और बड़ी सुरंगें बना रखी हैं, जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है।
खबर यह भी है कि उन सुरंगों में हमास हथियार और गोला बारूद का जखीरा जमा कर रहा है ताकि इजराइल की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा सके। और माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल गाजा पट्टी में घुसने से हिचक रहा है, क्योंकि दावा यह भी है कि ट्रिपल एच में शामिल हमास के पास ईरान से मिले कई घातक हथियार भी मौजूद हैं जो इजराइल की सेना को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए इजराइल ने चरमपंथी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हूती से निपटने के लिए ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया ताकि इन तीनों चरमपंथी संगठनों को इजराइल में घुसने और वहां तबाही मचाने से रोका जा सके। क्योंकि ट्रिपल एच में शामिल हमास, हिजबुल्लाह और हूती इजराइल को मिटा देने की जिद पर अड़े हैं। इसीलिए इजराइल ने इन तीनों चरमपंथी संगठनों से निपटने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन ट्रिपल एच शुरू कर दिया। इन तीनों चरमपंथी संगठनों के पीछे ईरान खड़ा है, जो न सिर्फ इन्हें इजराइल के खिलाफ भड़काता है बल्कि हमले के लिए उन्हें घातक हथियार भी देता है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान का भी मकसद इजराइल का खात्मा ही है। लेकिन इनके साथ ईरान के उकसावे पर हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने यमन से मिसाइल हमला कर ये साफ कर दिया कि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले नहीं हैं। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, जिसके युद्धपोत भूमध्य सागर से दुश्मनों को तबाह करने की ताक में है। इसीलिए इजराइल बेखौफ है और वो हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन गाजा की सरहद पर खड़ी इजराइल की फौज की तैयारियों से बेपरवाह हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी और कहा कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसके लिए उसने अपने हजारों लड़ाके भी तैयार कर लिए, जो इजराइल की सेना के जमीनी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इसके लिए फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने अगले 72 घंटे का एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया और इसी प्लान के दम पर हमास इजराइल से मुकाबला करने का दम भर रहा है। हमास की सबसे बड़ी ताकत गाजा में बिछाई उसकी सुरंगों के जाल को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमास के हजारों लड़ाके इन सुरंगों के अंदर तैनात हैं और इजराइल की सेना को निशाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं। और हमास ने दावा किया है कि उसके साथ ईरान और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हथियारों की भी ताकत है, क्योंकि आरोप है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह को कई साल से फंडिंग करता रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान पर इन दोनों चरमपंथी संगठनों को खतरनाक और घातक हथियारों की सप्लाई करने का भी आरोप है। ऐसे में जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला बोला, ईरान इस जंग को भुनाने में लग गया और इजराइल को दुनिया से मिटाने के अपने सपने पर काम करने लगा। और यही वजह है कि हमास ईरान और हिजबुल्लाह के दम पर इजराइल का मुकाबला करने का दावा कर रहा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ जैसे ही जंग छेड़ी, ईरान उसमें कूद गया और उसने भी हमास के साथ जंग में उतरने की धमकी दे दी। लेकिन वो अकेला हमास का ही साथी नहीं है। ईरान ने अपना मकसद पूरा करने के लिए हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी जंग के लिए उकसाना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान जानता है कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में इजराइल से जारी जंग में हिजबुल्लाह का साथ मिलने से इजराइल की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह के हमास के साथ जंग में शामिल होने से इजराइल चारों तरफ से घिर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगे सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीनों जगह सक्रिय है। यानी हिजबुल्लाह की मदद से हमास इजराइल पर चारों तरफ से हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों ने इसे आतंकी संगठन का दर्जा दे दिया। लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई और जैसे ही ईरान को इजराइल के साथ जंग छेड़ने का मौका मिला, वो हिजबुल्लाह को जंग में घसीटने पर उतारू हो गया। और इजराइल और अमेरिका दोनों जानते हैं कि हिजबुल्लाह का इस जंग में शामिल होना इजराइल के लिए गले की फांस बन जाएगा। इसलिए हमास ने भी चेतावनी दे दी कि अमेरिका का साथ भी इजराइल को नहीं बचा सकता। हालांकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने ताकतवर हथियार भी भेज दिए। यही नहीं, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका भूमध्य सागर में भी सक्रिय हो गया और उसने अपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में भेज दिए। लेकिन इस बात से बेपरवाह हमास ने इजराइल को धमकी दे दी कि इसके लड़ाके इजराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमास जानता है कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो उसे सुपर पावर अमेरिका का भी प्रकोप झेलना पड़ेगा। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह का साथ मिलने के बाद बेखौफ हमास ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल के साथ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले हमास ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और जुमे की नमाज के लिए फिलिस्तीन के लोगों से बड़ी संख्या में अल अक्सा मस्जिद पहुंचने की अपील की। और हमास ने फिलिस्तीन के लोगों से अल अक्सा मस्जिद पहुंचकर फिलिस्तीन और इजराइल की सीमाओं पर हमला करने की अपील की, जिसका मतलब साफ है कि अपने 72 घंटे वाले खतरनाक प्लान की शुरुआत करने से पहले हमास फिलिस्तीन और इजराइल की सभी सीमाओं पर हिंसा भड़काना चाहता है, जिसके लिए उसने ये बड़ा ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी अपील की कि 22 अक्टूबर को दुनिया के सभी देश गाजा के समर्थन में रैली निकालें।
हमास के इस ऐलान के बाद से ही अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मस्जिद के दरवाजे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद अल अक्सा मस्जिद में जाने के लिए फिलिस्तीनियों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे काबू करना इजरायल के सुरक्षा बल के लिए मुश्किल हो गया। इजरायल में डटी हुई न्यूज 18 की टीम खुद अल अक्सा मस्जिद पहुंची और न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में अल अक्सा मस्जिद परिसर में हालात तनाव भरे नजर आए। वहां इजरायल के सुरक्षा बल के जवान फिलिस्तीनियों को मस्जिद से भगाते दिखे। 7 अक्टूबर को हमास से युद्ध छिड़ने के बाद इजरायल ने मस्जिद में दाखिल होने के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। बताया गया कि 50 साल से कम उम्र के लोगों की मस्जिद में एंट्री बंद कर दी गई है। इस वजह से लोग बेहद नाराज नजर आए। You won't pray here. मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं मिली तो कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर गली में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और जिन्होंने अल अक्सा मस्जिद में घुसने की कोशिश भी की, इजरायल के सुरक्षा बल ने उन्हें वापस भेज दिया। They didn't allow you also? No. बाद में इजरायल के सुरक्षा बल ने पत्रकारों को भी मस्जिद से बाहर जाने को कह दिया। वहीं से मस्जिद शुरू हो जाता है और आर्मी के लोग देखिए सबको बता रहे कि आप बाहर निकलिए। Go outside. Okay. जंग छिड़ने के बाद यह दूसरा शुक्रवार रहा जब इजरायल ने अल अक्सा मस्जिद में कई फिलिस्तीनियों को घुसने से रोका। लेकिन अल अक्सा मस्जिद के लिए यह फसाद आज से नहीं बल्कि 1967 से चला आ रहा है, जब इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था, क्योंकि पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर में ही अल अक्सा मस्जिद है। यानी मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल इजरायल के कब्जे वाले इलाके में चला गया, जहां नियम कायदे इजरायल के चलते हैं। अल अक्सा मस्जिद परिसर इजरायल के सुरक्षा बल के कड़े पहरे में रहता है। मुसलमान मानते हैं कि अल अक्सा मस्जिद परिसर वो जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे, लेकिन उनके लिए जो अल अक्सा मस्जिद है, इजरायल के लिए यहूदी उसे अपना सबसे बड़ा धार्मिक स्थल टेंपल माउंट कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद परिसर में ही उनके 2 प्राचीन मंदिर हुआ करते थे जिन्हें तोड़ दिया गया था। लेकिन इजरायल का गम यह है कि उसके कब्जे में होने के बावजूद टेंपल माउंट में यहूदियों को पूजा करने का अधिकार नहीं है। वहां सिर्फ मुसलमान ही इबादत कर सकते हैं। लेकिन हमास की तैयारियों या किसी भी तरह की अपील का असर इजरायल की सेना के इरादों पर होता नहीं दिख रहा। इजरायल की तैयारियां ऐसी दिख रही हैं कि उसकी सेना किसी भी पल जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए गाजा में दाखिल हो सकती है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर के करीब इजरायल के सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गाजा में घुसने को तैयार बैठे अपने सैनिकों को बड़ा सिग्नल दे दिया, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि इजरायल किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी कार्रवाई शुरू कर देगा, क्योंकि जंग के पहले दिन से ही इजरायल की सेना वहां एक से बढ़कर एक हवाई प्रहार कर रही है, जिनमें हमास के दर्जनों ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया और उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए। लेकिन इसके बावजूद हमास की ओर से लगातार पलटवार जारी है। यानी इजरायल के हवाई हमले हमास पर लगाम कसने के लिए काफी नहीं है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक गाजा पर जमीनी हमले किए बगैर हमास का खात्मा नहीं किया जा सकता, जबकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के खौफनाक हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई है, जिसे पूरा करने के लिए पिछले कई दिनों से इजरायल की सेना गाजा के करीब ही अपना डेरा जमाए हुए है और वो हमास के ठिकानों को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो नेतन्याहू के एक आदेश पर गाजा को हमास की कब्रगाह बना सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के करीब अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। सैनिकों से मुलाकात के दौरान ही उन्होंने आर पार की जंग का इशारा कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि इजरायल किसी भी कीमत पर हमास को मिटाकर ही मानेगा। इजराइल की सेना अपने लाखों सैनिकों और गोला बारूद के साथ गाजा पर जमीनी हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। और नेतन्याहू का सिग्नल मिलने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई कि ये जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू का इशारा मिलते ही इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा बॉर्डर पर तैनात अपनी सैन्य टुकड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने सैनिकों से वो कह दिया जो इजरायल के प्रधानमंत्री साफ साफ नहीं कह पाए, यानी हमास के खात्मे का वो ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी जिसका इंतजार इजरायल के सैनिक पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री ने अपने सैनिकों से साफ कह दिया कि गाजा अब दूर नहीं, यानी इजरायल की सेना जल्द ही वहां घुसकर हमास के एक एक ठिकाने को मिट्टी में मिला देगी। और ऑर्डर मिलते ही गाजा पर जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि हवाई हमलों के जरिए पिछले 14 दिन में हमास को कई बड़े जख्म देने वाली इजरायल की फौज उसे नेस्त नाबूद करके ही मानेगी। और इतना ही नहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास के खात्मे का पूरा प्लान भी बता दिया, जिसके मुताबिक इजरायल की सेना इस चरमपंथी संगठन को गाजा से मिटाने के लिए 3 चरण में ऑपरेशन चलाएगी।
और दावा किया गया कि तीसरा चरण पूरा होने पर गाजा से हमास का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने लड़ाई के जिन 3 चरणों का जिक्र किया, उनमें पहले चरण में इजराइल के सैनिक गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करेंगे और इस दौरान हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मौत दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में इजराइल की सेना गाजा में हमास के छिपे हुए लड़ाकों और समर्थकों का सफाया करेगी, जिसका मतलब यह कि गाजा में हमास का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और इसके बाद शुरू होगा तीसरा चरण, जिसके तहत इजराइल गाजा में सुरक्षा का ऐसा ढांचा तैयार करेगा जो इजराइल के खिलाफ आंख उठाने वालों को चुटकियों में ठिकाने लगा देगा। इस बीच इजराइल के आक्रामक रुख को देखकर यह चर्चा तेज हो गई कि वो जल्द ही हमास को मिटाने के लिए अपने पहले चरण में तेजी ला सकता है। और इसका मतलब है कि दुनिया अब हमास और इजराइल जंग का वो रूप देखेगी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि इजराइल के सैनिक पूरी तैयारी के साथ गाजा बॉर्डर पर जमे हुए हैं, तो वहीं हमास ने भी अपने खूंखार लड़ाकों के दम पर इजराइल को सबक सिखाने की ठान रखी है। और अगर ऐसे में इजराइल ने गाजा में जमीनी हमला शुरू किया तो दोनों पक्षों में ऐसी टक्कर होगी कि पूरा पश्चिम एशिया दहल जाएगा, क्योंकि इजराइल की सेना की ताकत पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। उसके पास करीब 2200 टैंक और 56,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसके अलावा इजराइल के पास करीब 600 ऑटोमेटिक तोपें और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी हैं। इजराइल की सेना में करीब 6.5 लाख सैनिक हैं, जिसमें करीब 2 लाख सैनिक जंग के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और इसके अलावा इजराइल को अपने जिगरी अमेरिका भी अपना लगातार मदद मिल रही है। हमास से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल को पिछले 14 दिनों कई घातक हथियार दिए हैं। और इसी कड़ी में अमेरिका से हथियारों की एक और खेप इजराइल पहुंची, जिसमें कई खतरनाक बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका से मिली ये बख्तरबंद गाड़ियां गाजा के करीब वाले इलाकों में तैनात की जाएंगी, क्योंकि हमास ने वहां इजराइल की कई बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया था। इससे पहले जंग के दूसरे दिन ही अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड आर फोर्ड को इजराइल की मदद के लिए रवाना कर दिया था, जो इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया। जेरल्ड आर फोर्ड को दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियरों में एक माना जाता है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट के करीब 2400 सैनिक तैनात हैं, जो इजराइल को बाहरी खतरों से निपटने में मदद करेंगे। लेकिन दावा किया गया कि गाजा के अंदर घुसकर हमास से लोहा लेना इजराइल की सेना के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमास 2 टूक कह चुका है कि वो गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ऐसे में इजराइल की फौज वहां जाकर हमास के जाल में फंस सकती है, क्योंकि गाजा की धरती के नीचे सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया हैं जिससे पार पाना इजराइल की सेना के लिए आसान नहीं होगा। हमास ने 2021 में गाजा के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाने का दावा किया था, जो इजराइल की सेना के लिए सिरदर्द बनी हुई, क्योंकि हमास की गुप्त सुरंगों का पता लगाने में इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसियां नाकाम रही हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने अपने रॉकेट और गोला बारूद का जखीरा छिपा कर रखा है, और इजराइल के खिलाफ हमले के बाद हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना को उनसे निपटने में मुश्किल होती है। और हमास ने किसी भी कीमत पर पीछे न हटने की कसम खा ली, इसीलिए वो कई मोर्चों पर इजराइल को घेरने की कोशिश में जुट गया। हमास इस कोशिश में है कि वो इजराइल के विरोधी संगठनों और देशों को इस युद्ध में शामिल करा सके। और इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास को इस बात का भरोसा था कि 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल के सभी विरोधी संगठन और देश उसके साथ खड़े हो जाएंगे, इसलिए वो इजराइल को कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी में जुटा था। और हमास की उम्मीदों को उस वक्त पर लगे जब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को उत्तरी छोर से हमले की धमकी दे दी। दावा किया गया कि इजराइल के खिलाफ कई मोर्चों पर जंग छेड़ने के लिए गाजा पट्टी और लेबनान में हमास, हिजबुल्लाह और उनके दूसरे सहयोगी गुटों ने एक ऑपरेशन रूम बनाया है। हमास अगर ये करने में सफल रहता है तो इजराइल को ये बहुत भारी पड़ेगा। यानी इजराइल के लिए सिर्फ हमास ही नहीं, बल्कि दूसरे मोर्चों पर उसके कई विरोधी संगठन उसके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वेस्ट बैंक में इजराइल के कई विरोधी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास से जुड़ चुके हैं। इस बीच इजराइल ने हमास के क्रूर लड़ाकों का खात्मा जानवरों की तरह करने की हुंकार भर दी। जंग के 14वें दिन भी उसकी सेना ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे, और इजराइल की सेना ने जंग में हमास के खिलाफ अपने इरादे साफ जता दिए कि वो किसी भी कीमत पर उसके लड़ाकों को नहीं बख्शेगी और हमास के एक एक लड़ाके का खात्मा करने के बाद ही चैन की सांस लेगी। इस बीच इजराइल के मंत्री एवी डिक्टर ने एक बयान में कहा कि हमास ने लोगों को जानवरों की तरह मारा, इसलिए उन्हें भी उसी तरह मारा जाना चाहिए। इजराइल की सेना 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। पिछले 13 दिन में उसने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं।
और अब जमीनी हमले की भी तैयारी में है। लेकिन जमीनी लड़ाई शुरू करने से पहले ही इजराइल ने हमास को एक और झटका दे दिया। इजराइल ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा कर दिया। बीते कई दिनों से लगातार इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों के ठिकानों को तबाह कर रही है। और इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के लड़ाकों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। वहां सैनिकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। बताया गया कि इजराइल की फौज ने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें हमास की नौसेना का एक कमांडर ममदू शलबिया भी मारा गया। दावा है कि हमास के कमांडर ममदू शलबिया ने इजराइल के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया था। और इजराइल की सेना के मुताबिक कमांडर ममदू शलबिया ने समंदर के रास्तों से उसके सैनिकों को घेरा और भीषण बमबारी की। बताया गया कि वो इजराइल पर कई घातक हमले करने की फिराक में था, लेकिन इजराइल की फौज ने उसके ठिकाने को नेस्तनाबूद कर उसे ढेर कर दिया। जबकि एक रोज पहले ही इजराइल ने हमास की इकलौती महिला समेत उसके 2 कमांडरों को भी ढेर करने का दावा किया था। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वहां की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास की इकलौती महिला कमांडर जमीला अल शंती और दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माहिसन को मार गिराया गया। बताया गया कि 68 साल की जमीला अल शंती अपने पति की मौत के बाद हमास से जुड़ी थी। जमीला अल शंती के पति अब्दुल अजीज अल रंतीसी हमास के सह संस्थापक थे, जिनकी साल 2004 में मौत हो गई थी। जबकि हमास के दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माहिसन को ढेर करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा के शेख रिदवान इलाके में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और उसके घर को तबाह कर दिया। दावा किया गया कि सैनिकों की उस कार्रवाई में कमांडर जिहाद माहिसन समेत उसके परिवार के लोग भी मारे गए। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद से ही वहां की सेना जिहाद माहिसन की तलाश में थी, लेकिन वो सुरंगों की आड़ में काफी दिनों तक छिपा रहा। हालांकि जंग के 13वें दिन सेना ने उसे मार गिराया। और जंग के बीच इजराइल की फौज ने हमास से निपटने के लिए उसके कमांडरों और नेताओं की लिस्ट तैयार करी, जो लंबे वक्त से इजराइल के लिए गले की फांस बने हुए हैं, जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल की सेना ने कसम खा ली। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वो लिस्ट इजराइल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर तैयार की है। दावा है कि उस लिस्ट में जिन कमांडरों और नेताओं के नाम शामिल हैं, अगर उन लोगों को इजराइल ने मिटा दिया तो हमेशा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का भी खात्मा हो जाएगा। इसके साथ ही उस लिस्ट में हमास के उन लोगों के भी नाम शामिल हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से पहले की पूरी साजिश रची थी। और यही वजह रही कि इजराइल की सेना हमास के टॉप कमांडरों को ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट उतार रही है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना पिछले 14 दिन में हमास के करीब 11 कमांडरों को ढेर कर चुकी है। लेकिन इजराइल की फौज के लिए हमास की कमर तोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके खूंखार लड़ाके सुरंगों में छिपकर घातक हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने गाजा में हमास के एक ऐसे ठिकाने को तबाह कर दिया जहां बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद रखे गए थे। इजराइल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास के एक बड़े ठिकाने को बम गिराकर धराशायी कर दिया गया। इजराइल ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया, उसमें गाजा में मौजूद एक बड़ी इमारत दिखाई दी। उस वक्त वहां सब कुछ बेहद शांत दिखा, लेकिन तभी उस इमारत को निशाने पर लेकर एक हमला हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद इमारत एक बड़े बम की तरह फट गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है? ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए।
मना किया था ना, जब घर पे ना हो तो नो बदमाशी। When will you learn? Angry eyes. Angry eyes and all. लग गए। लगाना है तो पूरे घर में फिनोलेक्स LED लगाओ। When will you learn? So no stress, फिनोलेक्स। दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इजराइल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इजराइल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इजराइल और हमास की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इजराइल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, बाइडेन की फिलिस्तीन और जॉर्डन की मनाने की कोशिशों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडेन से मिलने से ही इनकार कर दिया। यानी तीसरे विश्व युद्ध का माहौल तक बन सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ वो देश खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था, यानी अमेरिका,